आज से हम लोग बिल्कुल नई शुरुआत से चल रहे हैं। हमारे पूरे विषय का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य। हमारे विषय का नाम क्या है? ऐच्छिक विषय का, ये ध्यान में रखिएगा। हम लोग सिर्फ कहते हैं हिंदी साहित्य, पूरा नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य, है ना। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपके सिलेबस में भी लिखा होता है, आप जो खरीद के लाते हो यूपीएससी का सिलेबस। और इसके दो पत्र, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों को हमें पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में भी दो खंड हैं। पहले का नाम है भाषा विज्ञान। क्या नाम है? और जो दूसरा खंड है वो है साहित्य का इतिहास। सेकंड पेपर में भी दो खंड पढ़ेंगे हम लोग। पहला खंड काव्य खंड। पहले खंड का नाम क्या है दोस्तों? कविता, काव्य खंड। और जो दूसरा खंड है वो गद्य साहित्य या कथा साहित्य। है ना। यानी कुल 4 खंडों को पढ़ना है। भाषा विज्ञान, साहित्य का इतिहास, काव्य खंड और गद्य या कथा साहित्य। ये वाली क्लास हम लोग 9 बजे से लेके 11 बजे तक लेके चलेंगे सुबह। और ये जो साहित्य इतिहास है ये भी एक बैच शुरू हो रहा है वीकेंड में। कब हम लोग इसको लेके चलेंगे? यानी जो लोग सुबह रेगुलर रहोगे सोमवार से लेके इतवार तक, या इतवार से लेके फिर से इतवार तक, तो ये 2 दिन पढ़ोगे आप लोग, शनिवार और रविवार। इसका एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि एक सप्ताह में हम लोग फर्स्ट पेपर के दोनों खंड देखते जाएंगे। ये सोम से शुक्रवार, ये शनिवार और रविवार, है या ना। ये जो काव्य खंड है दोस्तों 9 से 12, वीकेंड में 9 से 12 थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप मान लीजिए मुझे 10 घंटे भी दे दिए तो सोम से शुक्रवार 5 दिन का काम इसमें हो जाता है। और इसमें क्लास थोड़ी लंबी चल जाती है और प्रोडक्टिव भी होती है वीकेंड में। काव्य खंड पर हम लोग शाम को 6:45 यानी 7 बजे से लगभग 8:45 9 बजे शाम को ये क्लास देखेंगे आज ही से। और गद्य खंड में उपन्यास से आज ही से शुरू करेंगे 4:30 से 6:30 तक, ये भी शाम को, है ना। अब एक बात तो तय है कि अगर किसी को बहुत जल्दी सिलेबस करना है तो आप में से कुछ लोग हैं, जैसे चंदन, हमें लगता है जुलाई लास्ट में आया सिलेबस ऑलमोस्ट डन। हाँ, वो तुम्हारे साथ थे अमीर, एक और उसके साथ था अंशुल। ये सब मुझे लगता है अगस्त में आए थे।
अगस्त में आए, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त लास्ट में 2 महीने में तीनों बैच करके सिलेबस खत्म। उनका एक टॉपिक छोटा सा, वो खड़ी बोली का विकास। उस खड़ी बोली के विकास पर याद रखिए, इस बार शनिवार रविवार यानी हम लोग साहित्य इतिहास जो बैच शुरू करेंगे अगले सैटरडे संडे से, उससे पहले खड़ी बोली का विकास देख लेंगे। हाँ, ये सब तक सूचना दे दीजिएगा आप लोग। 4 टॉपिक इसमें हम लोग करेंगे। खड़ी बोली का विकास, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। हिंदी का वैज्ञानिक विकास, और एक चौथा टॉपिक भी इसमें हम लोग देखेंगे, दक्षिणी हिंदी। क्या नाम है? तो ये इस बार शनिवार रविवार यानी आप लोग जो 9 बजे आते हो इसी समय आना, सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, तो ये 4 मुद्दे खत्म हो जाएंगे। फायदा क्या है, एक सप्ताह में 4 टॉपिक से क्लास चलने पर, अगर किसी को लगता है कि दिल्ली में भाई समय नहीं देना चाहते, पॉल्यूशन है, आँखें जल रही, कलेजा भी जल रहा है, नहीं, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी करके जाएं, तो आप मुझे 2 माह का समय दे दें और तीनों बैच कर लें। 9 बजे, 4:30 बजे, 7 बजे, और ये वीकेंड वाली एक चौथी क्लास भी कर लीजिए शनिवार रविवार, जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कितनी भी परेशानी हो 2 बैच से ज़्यादा मत कीजिए, फिर मामला प्रोडक्टिव नहीं होता है। याद तो करने को क्लास में ही सारी चीज़ याद कर लेंगे, लेकिन थोड़ा समय देने का अर्थ, मान लीजिए आप लोग मेरे पास इतने दिन टिक गए पूरे सिलेबस के लिए, तो फिर इसमें आप हिंदी पढ़ते नहीं हैं, हिंदी को आप पी लेते हैं, जीना शुरू कर देते हैं हिंदी। अब जरा कक्षाओं को एक बार नोट कर लीजिए। भाषा विज्ञान पर कुल 32 क्लास लेके चलेंगे हम। किसी को कोई शक हो तो मुझे बताना। इससे कम में आप 130 के हकदार पूरी तरह नहीं होंगे। अगर चाहते हैं आप हिंदी में टॉपर बनना या कुछ करना, तो इस खंड को दोस्तों बड़े प्यार से पढ़िए, क्योंकि ये अति अंकदायी है। अच्छा, अब देखिए, जीएस में हर कोई 350 ले आ रहा है। यकीन मानो कोचिंग जाओ या मत जाओ, 350 जीएस में आप बड़े इत्मीनान से ले आते हैं। तो फिर 2 ही चीज़ें बची हैं, इनफैक्ट 3 चीज़ें, जिनसे आप अपनी सफलता को मुकम्मल बनाएंगे और रैंक लाएंगे। उसमें पहली चीज़ है दोस्तों ऑप्शनल, आपका ऐच्छिक विषय, और दूसरी चीज़ है निबंध, और तीसरी चीज़ है दोस्तों नीति शास्त्र। यकीन मानिए, हिंदी को ढंग से पढ़ लीजिए, इन तीनों पे आपको गर्दन मरोड़ने या मरोड़वाने या कहीं सर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े इत्मीनान से आप रैंक लाएंगे। तो 32 क्लास भाषा विज्ञान पे, क्योंकि ये अति अंकदायी है। इसके बाद काव्य खंड भी बड़े काम का है। जैसे आप लोग कुछ क्लास में किए होंगे, आप लोगों को एक एक व्याख्या के साथ हम कराए हैं। ब्रह्म राक्षस पढ़ते हो तो एक एक पंक्ति की व्याख्या देखते हैं, तुलसी पढ़ते हो तो जायसी पढ़ते हो। कल हम लोग किस पर काम कर रहे थे? राम की। तो इस पर हमें आपके कम से कम 50 कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो जोड़ लीजिए 32, 50। ये गद्य खंड बहुत बड़ा है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसमें पता नहीं कितने छोटे बड़े टॉपिक मिले हुए हैं। उपन्यास अलग, नाटक अलग, कहानी अलग, निबंध अलग, आलोचना अलग। तो कम से कम इस पर मुझे 45 क्लास आपकी चाहिए। कैसे देंगे आप लोग?
चाहिए, आप लोग डिसाइड कीजिए। ये जो खंड है दोस्तों, ये पूरे हिंदी साहित्य का बैकबोन है। स्कोर के मामले में नंबर 1 पर भाषा है, नंबर 2 पे कविता, तो नंबर 3 पर साहित्य इतिहास ही है। पिछले 2 साल से इस पे प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन इस बार फिर देखिए प्रश्न खूब पूछे गए। देखे साहित्य पर, तो इस पर भी मुझे आपकी 40 क्लास चाहिए दोस्तों। और अब अगर हम लोग जोड़ लें, स्कोर के मामले में सबसे डल खंड ये है, क्योंकि दुनिया में जितने भी, दुनिया तो नहीं कहिए, खास करके हिंदी से जुड़े हुए इस यूपीएससी की प्रक्रिया से जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं, वो ये खंड बड़े इत्मीनान से पढ़ के रहते हैं। घर ही पर एक बूढ़ी काकी थी, पूड़ी के लिए रोती थी। मुझे लगता है कि संवेदना का मामला है, सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं। कहानी, उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन की नायिका मल्लिका है, भावना और यथार्थ का द्वंद्व है। ये बहुत सहज खंड है। बाकी जगह लोग इसी पे 3 महीने गंवा देते हैं, और इसमें स्कोर सबसे डल होता है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत क्लास में ही आपको करने की ज़रूरत है, वो इस पर। नंबर 2 पर यहाँ करें, क्योंकि व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस पर मेहनत कीजिए, और सबसे कम इस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि इसे बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कुल अगर क्लास जोड़ लें हम लोग, तो कितनी कक्षाएं चाहिए आपको? 50, 40, 90, 90 और 45, 135, 135 और 32 कितनी? 167, 167, 167 क्लास चाहिए। अगर एक बैच करती हैं तो देखिए रिड्यूस कैसे हो जाता है। वीकेंड वाला ये मामला रिड्यूस हो गया, क्योंकि आप लोग सुबह कर रहे हैं, तो वीकेंड के साथ 2 मुद्दे पे आप क्लास कर रहे हैं, 2 खंड पे। इसलिए कहा कि कुल मुझे 6 माह का समय चाहिए। अगर इससे कम आप लोग देना चाहते हो, तो वही तरीका है कि 4 बैच करते रहिए, सुबह शाम लगे रहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, बहुत उपयोगी नहीं होगा। या यूँ कहीं कि आप सारा दिन हिंदी को ही देंगे, सिर्फ हिंदी से तो आप सफल होने नहीं जा रहे हैं। आपको जीएस भी पढ़ना है, करंट वगैरह भी देखना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करके आए कि हमारे विषय का पूरा नाम क्या है, हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसको याद रखिएगा, साक्षात्कार में ये सवाल पूछा हुआ है। कहाँ पूछा हुआ है? ये दीपक, थोड़ी देर सारे पंखे बंद करके 2 मिनट एसी चला दो, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए भीतर का। हम लोग पहला खंड लेकर के चलेंगे, भाषा विज्ञान। लेकिन उसके पहले ज़रा 1-2 आलतू फालतू बात हो जाए कि आपके लिए कई जगह सहजता महसूस हो। अक्सर इस पर पूछते हैं लोग। दोस्तों, ये जो हिंदी है, कई बार इंटरव्यू में छेड़ा गया है कि हिंदी भाषा है, हिंदी बोली है, हिंदी है क्या? तो याद रखिएगा, जो लोग बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा किसका समुदाय है दोस्तों? बोलियों का समुदाय है। इसका क्या मतलब होता है? इसका कुछ ऐसा मतलब होता है
9, 10th, 11th, 12th की परीक्षा आपको याद होगी, याद है? आप उसमें देखेंगे या परीक्षा देते समय एक विषय हुआ करता था हिंदी साहित्य। ऐसा विषय था क्या? और इस विषय में पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ी होगी कबीर की कविता की, तुलसी की, कुछ याद है? मीरा की कविता भी पढ़ के आए होंगे, सूरदास भी पढ़े होंगे, विद्यापति भी पढ़े होंगे, रहीम रस खान भी पढ़े होंगे ना? जायसी भी पढ़े होंगे, अमीर खुसरो भी पढ़ के आए होंगे। मोटा मोटी दोस्तों, कबीर बनारस के थे और भोजपुरी इनकी बोली थी। क्या थी? लेकिन इनकी भाषा में कई बोलियां मिली हुई थी। बचपन से आप लोग रटते आए हो पंचमेल खिचड़ी, इस नाम से हम लोग जानते हैं ना, या सदुक्कड़ी। तुलसी ऐसे तो बांदा के थे, लेकिन लिख रहे थे अवधी और ब्रज दोनों में। रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी में की, कवितावली वगैरह विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में। मीरा यूं तो मेवाड़ क्षेत्र की थी, लेकिन मारवाड़ी और ब्रज में लिख रही थी। किस में लिख रही थी? हाँ, तो मीरा अगर मारवाड़ी और ब्रज में लिख रही थी, सूरदास जी ब्रज में लिख रहे थे, विद्यापति मैथिली में। किस बोली में? मैथिली में। और रहीम रस खान अवधी और ब्रज में। रहीम पर अवधी का अधिक प्रभाव था और रस खान पर ब्रज का अधिक प्रभाव था। अमीर खुसरो 3 बोलियों के विशेषज्ञ थे। एक तो फारसी के, दूसरी खड़ी बोली के, और साथ ही ब्रज भाषा के। और दोस्तों, जायसी भी अवधी में लिख रहे थे। इनकी अवधि ठेठ अवधि थी। कैसी थी? ग्रामीण अवधि, देशज अवधि। इन सब को मिलाकर क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसका अर्थ है कि हिंदी कोई एक भाषा नहीं, बोलो मेरे साथ, हिंदी बोलियों का समुदाय है। किसका समुदाय है? बोलिए। जिस प्रकार भारत की संस्कृति विविधता में एकता दर्शाती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा विविध बोलियों का समूह है। निबंध तो यहीं से शुरू हो जाता है। बाकी दुनिया विविधता में एकता लिखने के लिए भाषा, बोली, रंग, रूप, पता नहीं, धोती, कुर्ता, खान पान सबका प्रयोग करेगी। आप लोग तो यहीं से शुरू कीजिएगा। बोलो, हिंदी बोलियों का समुदाय है, अर्थात बोलियों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। कुछ बात समझ में आ रही है? और इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति, बोलो, अलग अलग आंचलिक संस्कृतियों का समूह है। कोई पूर्वांचली है, कोई मिथिलांचली है, कोई मरुअंचली है, और कुल मिलाकर के भारत। तो भारत देश अलग अलग अंचलों का समूह, हिंदी भाषा अलग अलग बोलियों का समूह, भारत अलग अलग राज्यों का समूह, और भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों का समूह। यही हमारी विविधता में एकता है। अगर आप ऐसे निबंध लिखना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर नशे में भी होगा तो भावुक जरूर हो जाएगा, है? तो पहली बात कि हिंदी है क्या?
दोस्तों, भाषा विज्ञान को तो हम लोग डिटेल में अभी देखने जा रहे हैं। फिलहाल भाषा है क्या, कोशिश करते हैं, जिसके मन में जो आए बोले। क्या है भाषा? कोई बताए? कोशिश करो। अरे आज तो पहला दिन है। अभिव्यक्ति का माध्यम है। पीछे देखो रोहित को, गोपनीयता का भी माध्यम है। बोलिए, भाषा न केवल भावों को प्रकट करती है बल्कि भावों को छिपाती भी है। जेब में 10,000 रुपए हैं और आपका दोस्त मांगता है पैसे हैं, दो ना जरूरत है। आप लोग कहते हो कसम से, माँ कसम, फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। बंद कमरे में आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, पिताजी ने देख लिया। पिताजी ने पूछा किससे बात कर रहे थे? आपने तुरंत कहा हिंदी वाले अरविंद सर से बात कर रहे थे, जबकि वो अरविंद सर नहीं थे, वो तो कोई मैडम थी। इसका अर्थ भाषा भावों को छिपाती भी है। हम छोटे बच्चे की तरह सिर्फ जवाब देते हैं कि भाषा भावों और विचारों को प्रस्तुत करती है। ना जी ना, भाषा में संप्रेषण भी है और भाषा में गोपनीयता भी है। भाषा विचारों को अभिव्यक्त भी करती है और विचारों को छिपाती भी है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे शब्द पे विचार कीजिए कि भाषा न केवल भावों और विचारों को प्रकट करती है बल्कि भावों और विचारों को छिपाने का भी काम करती है। भावों और विचारों को क्या करने का काम करती है दोस्तों? छिपाने का भी काम करती है। यही वजह है कि भाषा में संप्रेषण एवं गोपन यानी गोपनीयता, छिपाना। संप्रेषण यानी लेना देना, भेजना, अभिव्यक्ति। यही वजह है कि भाषा में संप्रेषण एवं गोपन दोनों गुण पाए जाते हैं। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा किसका समुदाय है? बोलियों का समुदाय है। तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य भी इन्हीं बोलियों का साहित्य है। हिंदी साहित्य भी किसका साहित्य है? इन्हीं बोलियों का साहित्य है। क्यों? हम हिंदी साहित्य में मैथिली पढ़ रहे हैं या ना, ब्रज पढ़ रहे हैं, अवधी पढ़ रहे हैं, खड़ी बोली पढ़ रहे हैं, भोजपुरी पढ़ रहे हैं, मारवाड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। दोस्तों, एक तीसरा शब्द है साहित्य।
देखिए, अगर इसको तोड़ा जाए तो साहित्य बना है सजोड़ हित से। किससे बना है? हित यानी कल्याण, हित यानी कल्याण को आप सामाजिक मंगल कह सकते हैं, और सामाजिक या समाज को लोक कहते हैं, यानी इसे लोक मंगल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि साहित्य सामाजिक कल्याण या लोक मंगल से जुड़ा विषय होता है, इसीलिए यह बना है सजोड़ हित से। स मतलब साथ, जो लोक मंगल के साथ हो। किसके साथ हो? लिख लीजिए, साहित्य सजोड़ हित से बना शब्द है। साहित्य सजोड़ हित से बना शब्द है। जिसका अर्थ होता है सामाजिक कल्याण या लोक मंगल के साथ। सामाजिक कल्याण या किसके साथ? अच्छा, किसी का कल्याण आप कैसे कर सकते हैं? जो मीडिया सिर्फ चाटुकारी करे, क्या वह मीडिया कल्याण कर सकती है? कल मैंने देखा, आप भी देखे होंगे, कि मीडिया वाले जानबूझ करके पुलिस और वकीलों को भड़का रहे थे। पुलिस वाले बेचारे शाम को लौटना चाह रहे थे, और मीडिया वाले रोक करके ऐसे कैसे जा रहे हैं, रुकिए, यानी अभी हड़ताल करते रहिए, आप दिल्ली लूट जाए, आप हड़ताल पे रहिए, ताकि चैनल का टीआरपी बढ़ता रहे। किसी नेता की प्रशंसा, किसी की चाटुकारी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप रवीश कुमार टाइप से सिर्फ गाली ही बकते रहिए। हाँ, रवीश कुमार सिर्फ गाली बकते हैं, इस बार समझ में आया, गांव में छठ का दौरा भी उठाना चाहिए। तो गांव गए, छठ एक पूर्वांचल का महापर्व है, शायद सुने होंगे। तो ऐसा भी नहीं बनना, यानी सिर्फ निंदा नहीं और सिर्फ स्तुति नहीं। कल्याण आप तभी कर पाएंगे जब अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन दें और बुरे कार्यों के लिए निंदा और आलोचना भी करें। तुलसी कहते हैं, भय बिनु हो ही न प्रीत। डर भी जरूरी है ना? तो कल्याण कैसे संभव है? जब किसी के कार्यों की निंदा की जाए और साथ में उसका प्रोत्साहन भी किया जाए। अर्थात साहित्य लोक मांगलिक है, और उसी अर्थ में है जब यह समाज की कमियों को भी निकाले और उन कमियों को दूर करने के लिए समाधान भी दे। जो कमी दर्शाएगा, अगर मान लीजिए आईना हम खड़े हो जाएं तो चेहरे में क्या लगा है उसे हम लोग देख सकते हैं, और चेहरे में क्या लगा इसे देखने के लिए हमें रोशनी की भी जरूरत है। याद रखिए, कमी जो निकाले उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो रास्ता दिखाए उसे क्या कहते हैं? यदि हमारे घर में दर्पण और दीपक दोनों है तो हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। नहीं बात समझ में आई? इसीलिए साहित्य, बोलो मेरे साथ, समाज का न केवल दर्पण है बल्कि दीपक भी है। लिख लीजिए, साहित्य लोक मांगलिक इस अर्थ में है, साहित्य लोक मांगलिक इस अर्थ में है क्योंकि
क्योंकि छुट्टी के पहले तुम लोग की क्लास भरी भरी रहती है, छुट्टी के बाद क्लास एकदम लगता है जैसे शांत। हालांकि धीरे धीरे आपके भाई बंधु सब आ जाएंगे तो मज़ा आने लगेगा। साहित्य लोक मांगलिक इस अर्थ में है क्योंकि यह एक तरफ समाज की कमियों को उद्घाटित करता है, यह एक तरफ समाज की कमियों को उद्घाटित करता है, तो दूसरी तरफ उन कमियों को दूर करने के लिए समाधान भी प्रस्तुत करता है। उन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रस्तुत करता है? समाधान भी प्रस्तुत करता है। अर्थात साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। अर्थात साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। दर्पण क्या काम करेगा? हम लोग जो शरीर के रूप में या किसी वस्तु को बिंब कहते हैं, वस्तु को क्या कहते हैं? हाँ, बिंब का अर्थ ही होता है जिसकी मूर्ति हो। ये सब बिंब है। वस्तु को जानने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। छू के देखिए, ठंडा है, गर्म है? एक शब्द में बोल, बकवास नहीं करेगा। गरम है। गरम है ना? आराम से इसकी परिभाषा देते, मैं समझ गया क्या देते। बहुत गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है। हालांकि ये भी बीम भी है। प्रोफेसर रामसेन, त्वचा से हमने बता दिया कि ये वस्तु गर्म है, समझना। आंख से देख के बताइए तो क्या ये सिलेंड्रिकल है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है? 5 इंद्रियों की संख्या। इंद्रियों की संख्या कितनी है? उन्हीं से आप बिंबों की जानकारी देते हो। छू के, सूंघ के, चाट के, देख के, सुन करके। कोई भी वस्तु इंद्रियों के द्वारा ही जानी जाती है। बोलो मेरे साथ, जो वस्तु इंद्रियों का विषय हो उसे ही गुण युक्त सत्ता कहते हैं, उसे ही सगुण कहते हैं। और जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जाए, ना छुआ जाए, ना देखा जाए, ना सूंघा जाए, उसे गुण रहित, गुण से परे निर्गुण सत्ता कहते हैं। जो ईश्वर देखा जाए, उसे गले लगा सकें, मंदिर में जिसकी मूर्ति हो, जिसके हाथ में गदा हो, जिसके हाथ में त्रिशूल हो, जिसके हाथ में धनुष बाण हो, वैसा ईश्वर कैसा होगा? सगुण या निर्गुण? सगुण। और जिसे नहीं देखा जाए वो निर्गुण। तो इस पर आएंगे हम लोग और बाद में बात करेंगे। बोलो, बिंब वस्तु है। उस वस्तु की छाया जहाँ बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए मैं एक वस्तु, मूर्त वस्तु या अमूर्त वस्तु, सजीव या निर्जीव वस्तु, इस सजीव वस्तु ने इस आईने में अपनी छाया देखी तो बिंब की छाया को ही प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का काम प्रतिबिंब दर्शाना। क्या करना? तो मान लीजिए व्यक्ति अगर बिंब है तो दर्पण में उसकी छाया प्रतिबिंब है। अब समाज यदि बिंब है तो साहित्य उसका क्या होगा?
क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं साहित्य प्रतिबिंब है, और द्विवेदी जी क्या कहते हैं? साहित्य दर्पण। और नई बात समझ में आई? लिख लीजिए। जैसा साहित्य होगा, जैसा साहित्य होगा उसके अनुरूप समाज बदलता रहता है। अर्थात साहित्य समाज को दिशा निर्देशित करता है। साहित्य समाज को दिशा निर्देशित करता है, परंतु इस बात को पहले समझना चाहिए कि समाज जैसा होगा, समाज जैसा होगा वैसा साहित्य भी होगा। समाज जैसा होगा वैसा, यही वजह है कि समाज यदि बिंब है तो साहित्य उसका प्रतिबिंब है। यही वजह है कि साहित्य, समाज यदि बिंब है तो साहित्य उसका क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब है। तो शुक्ल जी ने क्या परिभाषा दी, ये सब देखेंगे हम लोग। हाँ, अब ठीक सैटरडे संडे से ये वाला टॉपिक साहित्य इतिहास तो पर बहुत डिटेल में देखेंगे कि साहित्य के विषय में शुक्ल जी कहते हैं साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। क्या है? और साहित्य का काम क्या है? लोक मंगल करना। क्या करना? तब गुप्त जी जैसे रचनाकार लिखते हैं कि साहित्य मनोरंजन नहीं है, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी। और तब प्रेमचंद लिखते हैं कि साहित्यकार का काम मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो चारण मस्खरों और मदारियों का है। साहित्य तो वह है जिसमें समाज के प्रति चिंतन हो, राष्ट्र का भाव हो, क्योंकि अधिक सोना मृत्यु का लक्षण। तो ये तीन शब्द हैं, इनको जो लोग नहीं जानते और हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए कि बंटाधार तय है। बोलो मेरे साथ, हिंदी बोलियों का, हिंदी साहित्य इन्हीं बोलियों का साहित्य है। भाषा न केवल बल्कि, और साहित्य न केवल समाज का बल्कि, इसलिए साहित्य का काम क्या है? लोक मंगल। कैसे संभव है? कमियों को निकाल कर और कमियों का समाधान देकर भी। बात समझ में आ रही है? पक्की बात। तो अब आओ दोस्तों, पहला खंड भाषा विज्ञान देखते हैं। इनको बहुत डिटेल में, लगभग इन पर 40 क्लास में हम लोग ये बात करते रहेंगे साहित्य क्या है। अच्छा, विज्ञान मतलब क्या होता है? कोई बताए? भौतिक विज्ञान का नाम सुने हैं आप लोग? क्या बताता है? ये वस्तु ठोस है। क्या इसका रूप आकार भी विज्ञान बताता है? क्यों इस वस्तु का जन्म हुआ ये भी बताता है। और इसका आरंभिक रूप कैसा था? किसी को याद है?
पहले लकड़ी में लगा होता था। याद करो, इसका आरंभिक रूप कैसा था? चौक। उससे भी पहले दूधिया या खल्ली। याद करो, भोजपत्र। हाँ, देखा ये रामसेन है, ये बहुत पुरानी बातें करता है। ये कुछ देर में बताएगा कि इसने ताड़ पत्र पे भी लिखा था। तो अब समझिए, हाँ बेटा, मोर के पंख या सरकंडे को कलम बनाते थे। कुछ लोग तो उंगली से भी लिख लिया करते थे, खून को स्याही बना के। हाँ नहीं, मैं आपकी वीरता को सलाम करता हूँ। तो दोस्तों, विज्ञान का दो काम है। एक तो किसी वस्तु की उत्पत्ति को बताना, उसके प्रयोग को बताना, उसके विकास को बताना, और क्या वो आज भी प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, ये भी बताना। और दूसरा काम है विज्ञान का तुलना उत्पन्न करना। भाई, विज्ञान ही बताता है कि कोई वस्तु ठोस है या द्रव है, कोई वस्तु गैस है, कोई वस्तु लिविंग गुड है या नॉन लिविंग गुड है, प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है। तो विज्ञान उत्पत्ति, प्रयोग, विकास, प्रासंगिकता के साथ साथ तुलनात्मकता की भी चर्चा करता है। भाषा विज्ञान भी किसी भाषा या बोली की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके प्रयोग यानी उसके गुण विशेषता आदि, और उसके आज के रूप प्रासंगिकता की चर्चा के साथ साथ दो भाषाओं या दो बोलियों की तुलनात्मक अध्ययन का नाम है। कैसे? जब आप लोग कहते हो कि संस्कृत से ही हिंदी की सभी बोलियां उत्पन्न हुई, या बचपन से डायलॉग देते आए, सर्वानाम भाषानाम जननी संस्कृत वर्तते, तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत बिगड़ी तो क्या बनी? पाली बिगड़ी तो प्राकृत के बिगड़ने से अपभ्रंश बिगड़ गई तो, और अवहट के बिगड़ने से या अवहट से किसका जन्म हुआ? हिंदी की बोलियों का। हिंदी के विकास में आप इतनी बात बता रहे हैं, क्या यही भाषा विज्ञान है? या ना? फिर आप कहते हो कि ब्रज भाषा में संज्ञा का सिर्फ एक रूप है, सामान्य रूप, कुत्ता, जबकि अवधि में संज्ञा के 3 रूप देखे गए, कुत्ता, कुतवा, कुतौना, हाथी, हथवा, हथौना, मास्टर, मास्टरवा, मास्टरौना। ब्रज के संज्ञा सर्वनाम या ब्रज के शब्दों के अंत में ओ स्वर आया। कैसा स्वर आया? बोलो, आयो, गयो, व्यापारी, छोटो, नीको, बलो। लेकिन अवधि में या तो अ आया या उ आया। बंदऊं, करऊं, हरऊं, जाइब, खाइब, खाब, पढ़ा। तो बोलो मेरे साथ, ब्रज ओकार बहुल है, अवधि उकार बहुल है। ब्रज में संज्ञा के सिर्फ एक रूप देखे गए, सामान्य, अवधि में 3, सामान्य, दीर्घ, दीर्घतर। अर्थात भाषा विज्ञान, बोलो, किसी भी भाषा या बोली की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके आज के रूप की चर्चा करने के साथ साथ किन्हीं 2 भाषाओं या 2 बोलियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन का नाम है। अरे हाँ ना,
अभी आए ही नहीं और रट रटा के चले गए अभ्रंश। तो कैसे रटेंगे? स्वरागम क्या है, स्वरलोक क्या है, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है, घोषीकरण क्या है, यश श्रुति क्या है, तो लिख लिया जाए। भाषा विज्ञान किसी भी भाषा या बोली की उत्पत्ति और उसके विकास की जानकारी देने के साथ साथ, किसी भी भाषा या बोली की उत्पत्ति और उसके विकास की जानकारी देने के साथ साथ दो भाषाओं या दो बोलियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन का भी नाम है। के बीच तुलनात्मक अध्ययन का भी नाम है। इसका नाम है तुलनात्मक अध्ययन का भी नाम है। हिंदी भाषा के अध्ययन का अर्थ ही होता है हिंदी बोलियों की उत्पत्ति और उनके विकास की जानकारी लेना। हिंदी की बोलियां जानकारी लेना, फुल स्टॉप। हिंदी की बोलियां संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवहट के प्रसारित होने से उत्पन्न हुई। यही वजह है कि हिंदी भाषा के इतिहास में, या हिंदी भाषा विज्ञान में पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवहट का भी अध्ययन किया जाता है। पाली, प्राकृत, अभ्रंश और किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आपके सिलेबस की शुरुआत कहाँ से? अभ्रंश से या अवहट से? अभ्रंश को कहते क्या है? प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। अब अगर मान लीजिए किसी ने छेड़ दिया आपको कि आप तो पढ़ रहे हैं सिलेबस हिंदी का, उसमें अभ्रंश क्यों? और गलती से जो लोग यूपी देने जाओगे, अब तो यूपी में समाज कार्य और डिफेंस सब खत्म, ले दे के एक हिंदी, तो आओ शरणम गच्छामि। वहाँ पाली भी पढ़ना है दोस्तों। अभी कुछ लोगों को पढ़ा के भेजे थे, पता नहीं तुम में से कोई था कि नहीं। पाली प्राकृत पढ़ा के उन लोगों को भेजे थे एग्जाम देने से पहले। कोई नहीं पढ़ा था? तुम में नहीं थे? हाँ, पाली प्राकृत क्यों पढ़ना है उन्हें, या आपको अभ्रंश क्यों? बोलो मेरे साथ। हिंदी भाषा का इतिहास या हिंदी भाषा विज्ञान कुछ और नहीं, हिंदी की उत्पत्ति को दर्शाता है। और हिंदी की उत्पत्ति
एक कालक्रमिक सुदीर्घ प्रक्रिया से हुई। यानी पहले संस्कृत, बोलो, संस्कृत बिगड़ी तो पाली बिगड़ी तो प्राकृत बिगड़ी तो अभ्रंश और सहज हुई तो और अवहट और सहज हुई तो संस्कृत सहज हुई तो पाली सहज हुई तो प्राकृत और सहज हुई तो बोलिए भाषा दिनों दिन सहज होती है, कठिन नहीं होती। हम कठिन शब्द तो बोल ही नहीं पाते। कितने लोग कहते हो मानसिक विक्षिप्त है, कोई कहता है, लेकिन टेढ़ा है। कैसा है? बावला है। हमारे यहाँ पूरब में आओगे तो बौराहा है। बोलो, हाँ, जो पश्चिम में बावला बोलते हो ना, बौरा जाना, उसे ही बावड़ा, क्योंकि मराठी ल है, ल नहीं है पश्चिम में, बावड़ा हो गया है। कि पूरब में आएंगे तो और भी कई पर्यायवाची हैं। एक नंबर का सनकी है, एक नंबर का बहुचट है, एक नंबर का घोंचू है, भगचोनहर है। समझ रहे हो? तो बोलो भाषा दिनों दिन सहज होती है। भाषा पर्वतीय क्रम में चढ़ती नहीं, उतरती है। भाषा उतरती है। इसलिए कितने लोग कहते हो मेरा प्रत्युत्पन्न मतित्व कार्य नहीं कर रहा है। हम लोग कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहते हो ना। आप लोग कहते हो यार हौच पौच में। किस में हूँ? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए अंग्रेजी का जो शब्द है सेंस ऑफ ह्यूमर, उसे संस्कृत में कहते हैं प्रत्युत्पन्न मतित्व। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। कितना आसान है, गा के भी सुना सकते हैं। लेकिन कोई कहे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, इसलिए भाषा उतरती है। सर एक कह सकते हैं जिस तरह अनेक संस्कृतियों को भारत ने अपनाया, वैसे ही हिंदी भाषा में जो इंग्लिश शब्द उनको भी अपना रहा है। बोलिए, हिंदी भाषा की शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। इस बार भी यूपी में पूछा हुआ है, क्यों समृद्ध है? क्योंकि इसमें तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं। तत्सम के बिगड़ने से तद्भव शब्द बने। देशज शब्द भी हैं, ग्रामीण शब्द, और विदेशज शब्द भी। बोलिए, मस्तक तत्सम, माथा तद्भव, सिर, बोलो हेड विदेशज है ना। कपाल तत्सम, कपार तद्भव। मुंड तत्सम, मूड़ी तद्भव, है ना। तो भाई हमारे यहाँ शब्द अत्यंत समृद्ध हैं, क्योंकि बोलो हिंदी में आत्मसातीकरण का गुण है। हम अपनाते हैं, हम किसी से बैर नहीं रखते। हम तो फ्रेंच शब्द भी बोलते हैं, है ना, टाटा। बोलो, हम जापानीज बोलते हैं, रिक्शा। बोलो, हम चाइनीज बोलते हैं, हम पुर्तगाली बोलते हैं। बोलो, अल्पीन, अलमारी। दिन भर हम विदेशी शब्द बोलते रहते हैं, है ना। तो भी दाग है कि ये भारत वाले उदार नहीं। कुछ तो घोंचू लोग हम लोग को असहिष्णु भी कह के जाते हैं। उनको बुला के 2 थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। असहिष्णुता का मायने समझ में आता है, क्योंकि भारतीय जनता कभी असहिष्णु नहीं है। ये नेताओं की चाल है जो हमें बनाते रहते हैं। हम तो इतने सहिष्णु लोग हैं कि जो हमारी हिंदी है, ये हिंदी शब्द भी फारसी है, क्योंकि हम तो स बोलने वाले लोग थे। और जैसे हम आए मिडिल ईस्ट से, तो स को ह बोलना शुरू किए। सिंधु नदी से हिंदू नदी, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान। स्थान फारसी का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? हाँ, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है, हमारी भाषा में उदारता है। हम लोग एक लाइन में 5-5 शब्द विदेशज बोलते हैं। बोलो, डॉक्टर साहब सिर में दर्द हो रहा है। ये हो रहा है के अलावा सब विदेशज है। डॉक्टर अंग्रेजी,
साहब फारसी, सिर फारसी, दर्द फारसी। नहीं बात समझ में आई? इसीलिए हिंदी भाषा ही अपने आप में सहिष्णु, इसमें आत्मसातीकरण अपनाने का गुण है। और यही वजह है कि इसकी शब्द संपदा समृद्ध है। हम परहेज नहीं करते, जरूरत पड़ने पे हम हिब्रू शब्दों को भी अपना लेते हैं। क्यों? जैसे कबीर भाषा से उदार थे, वाणी के डिक्टेटर थे, वैसे हिंदी भाषा भी डिक्टेट करती है। लोगों को सोचना पड़ता है कि हम कौन सा शब्द लें। हम लोग दनादन बोलते रहते हैं, है ना। तो पूर्वांचली 2 बच्चे थे, निबंध लिख रहे थे। तो निबंध लिखते लिखते उन्हें शब्द नहीं मिला, तो एक ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जब भी कुछ कहते थे तो राजेंद्र प्रसाद जी महटिया देते थे। हाँ, उनको महटियाते देख करके नेहरू जी भी अंठियाने लगे। समझना, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमने अपना खाना ओरिया लिया है। अब समझते रहिए क्या किया है ना। आप राजस्थान जाए तो बच्चे प्रणाम नहीं कहते हैं, गुरुजी धो। पूरब आए तो पाए लागी, गोड़ लागी। हमारे यहाँ शब्दों का भंडार अत्यंत व्यापक है। पंजाब चले जाएं तो पैरी पाना, समझिए। उसी राजस्थान में खम्मा घड़ी 2 अर्थ है, क्षमा प्रार्थी भी हूँ और नमस्कार भी। कोई प्रणाम कहता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई अभिवादन कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई सलाम कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है। और हम किसी की गर्दन नहीं काटने जाते, क्योंकि बोलो हिंदी संस्कृति बोलीगत संस्कृति है और हिंदी भाषा बोलियों का एक उदार समूह है। हम कब क्या बोलते हैं किसी को मालूम ही नहीं। दिल्ली में आके कहते हैं यार मुझे तो लंका लग गई, या इसकी तो लंका लग गई। सुने हो? बोलते हो ना। आपको मालूम है लंका बंगला का शब्द है, मिर्च को लंका कहते हैं। कहते यार इसकी तो वाट लग गई। आपको मालूम है सिंधी हिंदी का शब्द है, ना कि वो बिजली का वाट है। सिंधी हिंदी जब तब कहते हो काहे की मिठाई है, ये काहे भोजपुरी हिंदी है। नहीं बात समझ में आई? तो हम तो दिन भर कई बोलियों के शब्दों को बोलते रहते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी भाषा सब में आत्मसातीकरण और समन्वय का गुण है। और यही वजह है कि हिंदी साहित्य समन्वय के राग से शुरू होता है। हमारे पहले रचनाकार सिद्धनाथ। कौन थे पहले रचनाकार? जो जाति से ब्राह्मण क्षत्रिय थे और करते क्या, अपने आप को निम्न जाति का बना लेते। कोई अपना नाम सरह मेहतर जाति को कहते हैं, कोई अपना नाम सबर, कोई अपना नाम डोम्बीपा डोम जाति, कोई अपना नाम तंतीपा, कोई अपना नाम लुईपा। राहुल भद्र जी सरहपा हो जाती है। और कहते हैं हम निम्न जातियों के भी पाँव में हैं, इसलिए टाइटिल के आगे, नाम के आगे प्रत्यय पाद, सड़हपाद। लुई कहते हैं, लोई देहातों में कंबल को कहते हैं, सुने हो? तो कंबल बनाने वाली जाति को लुई, उसी से लुईपा। गुंडरीपा लकड़हारे को कहते हैं। चूहा मूस पकड़ने वाले को देहातों में मूसहर कहते हैं, मूसिकपा। शराब बनाने वाले को देहातों में कलार कहते हैं, कलवार सुने होगे, दारूकपा। हिंदी साहित्य की शुरुआत ही समन्वय से होती है। और ठीक सिद्धनाथ के बाद कबीर आते हैं। कौन आते हैं? जो अपने आप को ना तो हिंदू मानते ना मुसलमान। और इसी परंपरा में तुलसी आते हैं, जो कहते हैं मांग के खाऊंगा मस्जिद को सोऊंगा, जाओ। इसी परंपरा में जायसी आते हैं, मुसलमान होकर के भी हिंदू धर्म की प्रशंसा। इसी परंपरा में रसखान आते हैं, मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति। इसी परंपरा में मीरा आती हैं, महिला होकर भी सामंती समाज को चुनौती देती है। तो हिंदी तो समन्वय राग। बोलिए हिंदी साहित्य की
मूल संवेदना समन्वय राग है, प्रेम है। इसलिए भक्ति काल के सभी संतों भक्तों ने प्रेम की बात की। किसकी बात की? 2.5 आखर पढ़े सो तुलसी। क्या कहते हैं? का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए, और जैसी मानुष प्रेम भयं भय। तो कितना समझ में आया यहाँ तक? सुनाओ पढ़ करके। भाषा क्या है? अरे भाषा क्या है? हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय, और भाषा का मतलब संप्रेषण और भाषा विज्ञान मतलब किसी भाषा की, बल्कि साथ ही साथ 2 भाषाओं या 2 बोलियों। अब दोस्तों पहला टॉपिक भाषा विज्ञान में है, डाल लीजिए हिंदी बोलियों की उत्पत्ति। हिंदी बोलियों की क्या उत्पत्ति, और इसके प्रश्न लिख लीजिए दनादन। देखिए, भाषा पर निबंधात्मक चर्चा करें। निबंधात्मक चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, भाषा और लिपि का अंतर स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न, भाषा एक व्यवस्था है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? भाषा के तत्वों पर विचार करें। नेक्स्ट, भाषा के तत्वों पर विचार करें। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी भाषा समाज के संवाद ही नहीं बल्कि उसके आचरण को भी निर्धारित करती है। इस कथन की समीक्षा करें। निर्धारित करती है, इस कथन की समीक्षा करें। नेक्स्ट, ध्वनि, वर्ण और अक्षर का अंतर स्पष्ट करें। छोटी परीक्षा आप लोग देने जाओगे ना, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, 5 दिन की शुरुआती जो क्लास है आपको पीसीएस में फेल नहीं होने देगी, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि, वर्ण और अक्षर का अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें। नेक्स्ट, हिंदी की किन्हीं 2 उपभाषाओं का उल्लेख करें। हिंदी की किन्हीं 2 उपभाषाओं का उल्लेख करें। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी पर निबंधात्मक चर्चा करें। बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और कौन सी हिंदी? हिंदी पर निबंधात्मक चर्चा करें। बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी पर निबंधात्मक चर्चा करें। नेक्स्ट, भाषा, बोली, भाषा, बोली, उपभाषा और विभाषा का अंतर स्पष्ट करें। ये सब, इसमें से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाएंगे, याद रखना, हर साल। भाषा, फिर से भाषा, बोली, उपभाषा और विभाषा का अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट, पाली और प्राकृत पर निबंधात्मक चर्चा करें। नेक्स्ट, प्राकृत के भेदों का उल्लेख करें। प्राकृत के भेदों का उल्लेख करें। नेक्स्ट प्रश्न, किन अर्थों में हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है? किन अर्थों में हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है? नेक्स्ट, किन अर्थों में हिंदी की बोलियां एक दूसरे के निकट पड़ती हैं? किन अर्थों में हिंदी की बोलियां एक दूसरे के निकट पड़ती हैं? नेक्स्ट, हिंदी भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया से विकसित हुई। इस कथन की समीक्षा करें। हिंदी भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया से विकसित हुई। इस कथन की क्या करें? समीक्षा करें। क्या करें? कल से एक किताब लेके आइएगा। आपसे मैं ज़्यादा किताब नहीं खरीदवाता, आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ यहाँ से। महीने भर के भीतर आपको एक इतनी मोटी किताब मिलने वाली है। लगभग 1250 पन्ने उसके हो रहे हैं। 2-4 ऊपर ही हो सकते हैं, कम नहीं। उसमें जितनी भी अच्छी किताबें हैं, जो निबंधात्मक पुस्तकें हैं, अलग अलग टॉपिक पर बड़े बड़े जो आलोचक हैं उनकी बातें, प्लस क्लास नोट्स, ये जो आप लोग लिख रहे हो, इनका जो परिष्कृत रूप है, 4 खंड पर 2 पार्ट में, एक तो नोट्स के फॉर्म में और एक थॉट फॉर्म में, अलग अलग विचारकों की राय, जैसे तुलसी लोक मांगलिक थे। अब इस पर विश्वनाथ त्रिपाठी का एक निबंध है 5 पन्ने का। जैसे जायसी की लोक चेतना, इस पर रामचंद्र शुक्ल और विजयदेव नारायण शाही के विचार। तो ये 2 फॉर्म में इतनी मोटी एक किताब मिलेगी। लेकिन कल से आप लोग क्वेश्चन बैंक, कितने लोग लेके आते हो? लेके आइए और देखिए कि कब कब प्रश्न आए। एक तो कोचिंग से भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप लोग बाहर खरीदो, ताकि टटोल सको क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो कल ही से हम लोग इस खंड को शुरू करेंगे। नाश्ता लेके आना। थोड़ा हम लोग लंबा समय बिताएंगे। 9:05 पे हम क्लास में घुसेंगे, 11 बजे डॉट छोड़ेंगे।
तो नाश्ता पानी लेके आइएगा। शुरुआती 5 दिन की मेहनत रहेगी, उसके बाद तो बहुत मज़ा आने लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि कुछ है नहीं। तो आज इतना ही।